डिकोड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस ऑफ रिसर्च के बारे में जानने वाले हैं और ये आपके रिसर्च सीरीज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखें, कुछ मॉड्यूल को देखें, कुछ एक प्रकार से डिजाइन को देखें, किस प्रकार से रिसर्च आप कर सकते हो, टॉपिक्स को देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च ऐसा नहीं कि चलो ठीक है कुछ लोग की इच्छा होती है वो करते हैं। रिसर्च हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, भविष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर मानवता रिसर्च ना करे ना तो आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे आज के समय जो भी चीजें आप देखते हो ना, कैमरा, मोबाइल, ए टू जेड सारी चीजें, वो सारी चीजें रिसर्च का ही परिणाम है। सामाजिक चीजें, सैद्धांतिक चीजें, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब रिसर्च का ही परिणाम है, सब कुछ चीजें। और अगर हम रिसर्च करना छोड़ देंगे तो मानवता यहीं पर रुक जाएगी और धीरे धीरे मानवता का पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। और देखो, जब कोई इतनी जरूरी चीज होती है तो उसकी पवित्रता बनाए रखनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। सोचकर देखिए, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब दिखने में तो लग रहा है कि रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखें तो उन्हें कोई इस्तेमाल ही नहीं है। ना वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, बस लिख दे रहे हैं, है ना, पोथी भर दे रहे हैं, बुक्स भर दे रहे हैं, बुक्स छाप दे रहे हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं उनका। कुछ रिजल्ट निकाल कर ला रहे, कुछ कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में समाज पतन की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये आवश्यक है कि रिसर्च जेन्यून हो। ये आवश्यक है कि रिसर्च प्योर हो। प्योर मतलब कि शुद्ध हो, है ना, जेन्यून रिसर्च हो। ऐसा ना कि डुप्लीकेट रिसर्च हो, फालतू की रिसर्च हो। अच्छा, ये चीजें हो गई। दूसरा ये है कि मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, कुछ लोग काफी शिद्दत से रिसर्च करते हैं और ऐसे में अगर कोई उनके साथ ऐसा कर दे कि भाई उनका वर्क चोरी करे, कोई और छाप ले, कोई और पब्लिश कर दे और उनका नाम हो जाए, जिसने असलियत में लिखा था उसका नाम ना हो, तो क्या क्या होगा? उसको डिमोटिवेशन होगा, वो फिर आगे काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कि काफी सारी चीजें हमने रखी है, काफी सारी नैतिक रूप से हमने एक प्रकार से प्रथाएं रखी हैं, है ना, प्रैक्टिसेस रखी हैं कि इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना। जिससे क्या हो कि जो एक एक पवित्र ट्रेडिशन है, एक दिव्य ट्रेडिशन है इंसानों के पास रिसर्च करने का, वो बना रहे और आगे चलता रहे। आप खुद सोचकर देखिए कि आपके शहर में अगर बारिश के महीने में, बारिश के मौसम में ड्रेनेज की समस्या हो जाती है, पानी भर जाता है, तो उसकी समस्या का निवारण कौन करेगा? रिसर्चर ही तो करेंगे, और कौन करेगा? और अगर वे नहीं होंगे समाज में तो फिर कैसे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर तो बीमारियां आएंगी, लोग मर जाएंगे, खत्म चीजें। लेकिन रिसर्चर हैं तो उनको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। उनकी जो चीजें लिखते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है, उनको फंड देना भी जरूरी है। और जो चोरी करते हैं, जो डकैत टाइप के लोग होते हैं, उनको भगाना भी आवश्यक है। तो इसलिए क्या है कि काफी सारी गुड और बैड प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम गुड प्रैक्टिस को देखने वाले हैं कि क्या क्या अच्छी चीजें, नैतिक चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए रिसर्च के दौरान। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि जिससे हमारी जो रिसर्च है वो बाइस्ड ना हो, जिससे हमारी रिसर्च झूठी ना हो, जिससे हमारी रिसर्च कोई मिसलीडिंग रिजल्ट ना लेकर आए। वैलिडेटिंग हो कि भैया वैलिडेट कर सकते हो, कोई और करके देखो रिसर्च, रिजल्ट आएंगे, आप पर भरोसा किया जा सकता हो, क्रेडिबिलिटी हो आपकी, विश्वसनीय। तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं कब? जब आप अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो। तो कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो, सबसे पहले तो यही है कि भैया आप कोई भी डाटा लेकर आओ वो सही हो, वो एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि आपने उसे फैब्रिकेट किया, मैनिपुलेट किया। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आपको वोटर का सर्वे करने के लिए भेजा और आपको लगा यार कौन सिरदर्दी पालेगा इनका सर्वे करने की, तो एक काम करता हूं मैं, 100 लोगों का मुझे सर्वे लेना है तो घर पर बैठकर मैं खुद टिक कर देता हूं। अब क्या ये ऑनेस्टी रही? बिल्कुल भी। क्या इंटीग्रिटी रही? नहीं रही। ये क्या रहा? मैनिपुलेशन। ये क्या रहा? मनगढ़ंत चीजें करना, हेर फेर कर देना डाटा में, जो कि गलत बात है। इसलिए हमें एक प्रकार से ऑनेस्टी बनाए रखनी चाहिए, सही और एक्यूरेट डाटा ही प्रस्तुत हमें करना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अब देखो दो चीज होती है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वो है कि जो चीजें हैं उसमें कोई भावना नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है, नजरिया नहीं है, झुकाव नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो है तो है। जैसे कोई अगर कार है, कार का वेट अगर 500 केजी है तो 500 केजी है, उसमें चाहे रमेश बोले, चाहे सुरेश बोले, चाहे अब्दुल बोले, चाहे करीम बोले, कुछ भी बोले, 500 केजी रहेगा वो। दूसरा सब्जेक्टिविटी, वो है कि डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। जैसे कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अब उनका बाइस किस तरफ है हमें नहीं पता, झुकाव किस तरफ है, किस चीज को लेकर बीजेपी तरफ हमको नहीं पता, लेकिन उनका झुकाव है। तो वो जो बात कहेंगे और उसमें एक प्रकार से निष्पक्षता नहीं देखने को मिलेगी। उसमें बीजेपी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसमें कांग्रेस की बुराई देखने को मिलेगी। वैसे ही कांग्रेस सपोर्टर के उसमें कांग्रेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा और बीजेपी की बुराई देखने को मिलेगी, जो कि निष्पक्ष नहीं है, फैक्चुअल नहीं है,
ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो वो ये कि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, कि कोई बायसनेस ना हो, कोई पक्षपात किसी प्रकार का ना हो, कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अध्ययन कर रहे हो बिना इस बात की फिक्र किए, फिर बिना इस बात को रखे कि ये बीजेपी थी या फिर कांग्रेस थी। पॉलिसी है तो इसका इस पर स्टडी करो। क्या होता है कि कुछ लोग सरकार को गलत साबित करने पर लगे रहते हैं कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत है, तो वो रिसर्च भी करेंगे ना, तो उनमें ऐसा हो कि वो इसी प्रकार से रिसर्च करेंगे कि बीजेपी गलत साबित हो। ये सही रिसर्च नहीं है। इससे तो सही डाटा निकल कर नहीं आएगा, इससे तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो, इससे तो आप अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे हो। तो ऐसा ना हो इसलिए है कि ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखो, कि फर्क ना पड़े कांग्रेस है बीजेपी है, हमें तो बस पॉलिसी का देखना है कि आंकड़े क्या कहते हैं, एक्चुअल आंकड़े क्या कहते हैं, हमारा ओपिनियन क्या कहता है वो नहीं, आंकड़े हमें क्या कहते हैं, है ना, फैक्ट्स फिगर हमें क्या कहती है। तो न्यूट्रल हो और आपका अनबाइज्ड हो। देन प्रॉपर साइटेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म। अब दोनों शब्द क्या है? तो क्या होता है जब हम रिसर्च करते हैं, काफी सारे बुक्स पढ़ते हैं, काफी सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, काफी सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, काफी लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और ऐसे में सोच कर देखो, आपने कहीं पर कोई चीज पढ़ी, किसी पहले व्यक्ति ने जो काम कर रखा है आपने उसको पढ़ा, और उसकी बात को आप यहां पर लिखना चाहते हो कि उस व्यक्ति की ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन वो आपने तो बात नहीं कही है, आपसे पहले वाले किसी माइकल ने कही है या फिर सुधीर ने कही है वो बात। अब आपको क्या करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये बात सुधीर ने कही है। जैसे अगर आप कोई श्लोक वगैरह लिख रहे हो, तो क्या हो कि आप लिखो कि आपने भगवत गीता के इस चैप्टर से श्लोक लिया है। किसी व्यक्ति ने कोई बात की तो उसकी बात को कोट करो कि उस व्यक्ति ने बात कही है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो पुराना व्यक्ति जिसने काम कर दिया है उसके काम को भी रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ भैया ये उसी काम है, उसी काम को मैंने यहां पर लिखा है, उसी काम को मैंने इस्तेमाल किया यहां पर, उसी काम को रेफरेंस किया यहां पर मैंने। दूसरा अवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म, कि भैया साहित्य चोरी नहीं करनी है। अब आप लोगों से साहित्य चोरी क्या है मतलब ऐसा है कि तिजोरी में से जाकर निकाल लेना, लाइब्रेरी में से जाकर निकाल लेना, ऐसा नहीं होता। साहित्य चोरी का मतलब यह है कि मान लीजिए तमिलनाडु में किसी ने एक रिसर्च पेपर लिखा और उत्तर प्रदेश में क्या किया, किसी एक व्यक्ति ने, अब वो पेपर तो लिख दिया किसी व्यक्ति ने, अय्यर नाम के व्यक्ति ने, मिस्टर अय्यर ने, है ना, तो अब उसने क्या किया, यहां पर सुरेश नाम के व्यक्ति ने वो पेपर लिया, यहां पर पब्लिश करवा दिया। अब ये क्या है? इसे कहते हैं साहित्य की चोरी करना। जो साहित्य उसने लिखा था आपने उसको कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया, कॉपी नहीं चोरी कर लिया, तो ये क्राइम होता है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, कि जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, सबके बारे में लिखे कि आपने कहां कहां से चीजें उठाई हैं। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? देखो इसका फायदा यह भी है कि अगर कोई और व्यक्ति आपकी रिसर्च को पढ़ेगा तो उसे पता हो कि आपने कहां कहां से डाटा उठाया है, हवाओं में बातें नहीं की है, जिससे वो पहुंच सके उन डाटा तक। ठीक है। देन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब देखो जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए, स्टेप बाय स्टेप देखा, तो रिसर्च स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हो, उसकी मेथोडोलॉजी क्लियर हो। ऐसा ना हो कि रैंडमली आप चल रहे हो, आपने पहले डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर सोचा कि चलो मुझे इस पर काम करना है, फिर आपने हाइपोथेसिस तैयार की। नहीं, ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप पहले आएगा, दूसरा स्टेप दूसरे नंबर पर आएगा। कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्ड सर्वे इंस्टेड ऑफ रैंडम क्वेश्चन, कि आप गए किसी जहां पर और आपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया ऐसे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको घर से तैयार करके जाने क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी ऐसे जो कि सही हो, सटीक हो, आपकी रिसर्च से अलाइन करते हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो आप जाकर। देन ट्रांसपेरेंसी, की पारदर्शिता हो कि आपने कौन सा मेथड अपनाया है, आपने कहां से डाटा लिया है, डाटा में कैसे फिगर फैक्ट्स अरेंज किए हैं, आपकी रिसर्च की लिमिटेशन क्या, सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, बतानी है, जिससे पारदर्शिता है, जिसको सबको पता लगे कि हाँ भैया आपने क्या किया क्या नहीं किया है, और दूसरों को भी सीखने को मिले कि आपने अगर वोटर का बिहेवियर का डाटा कलेक्ट किया है कि वोटर ऐसे बिहेव करते हैं इलेक्शन के दौरान, तो आपने कैसे किया, कहां से किया, ये सब आपको रखना है हिसाब किताब इनका। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स। अब देखो आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, कि बताना नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको दिखता रहना चाहिए। तो इसमें ये क्या चीजें हैं? तो देखो क्या होता है कि आप किसी का सर्वे जब लेते हो ना, इंटरव्यू या फिर किसी का क्वेश्चनरीज करते हो, तो एक तो ऐसा होता है ना कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ है, तो दिक्कत क्या होती है, हम सोशल लाइफ पर बातें करते हैं। अब क्या है कि अगर वो व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी उजागर हो, क्योंकि काफी क्या होता है कॉन्शियस होता है काफी बात को लेकर कि मेरी पहचान उजागर ना हो, मैं आपको बता तो दूंगा अपने ओपिनियन, लेकिन मेरी पहचान उजागर ना हो। कई बार खतरा होता है कि भैया आपने मेरी पहचान बता दी तो मुझे खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं ओपिनियन रख रहा हूं अपने, और काफी लोग हेजिटेट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैया आप हमसे पूछो हम बताएंगे, लेकिन आप ये नहीं बताओगे आगे जाकर कि हमने आपको बताया था, मतलब हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखोगे आप, हमारी आइडेंटिटी हो कि मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इस में रहता हूं, इस गांव में, इस गली में रहता हूं, ये आप किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि आप तो आए हो, आपको तो पता है, आप किसी को नहीं बताओगे। तो क्या गोपनीयता है कि आपको उनकी पहचान और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है जो कि आपके रिसर्च में भागीदारी कर रहे हैं।
जैसे आप 100 लोगों से रिसर्च करवा रहे हो, 100 लोगों से सर्वे कर रहे हो 100 लोगों के ऊपर, तो अब 100 लोगों का डाटा आपके पास है क्योंकि आप उनसे मिले, बात करी, आपको ये पता है कहां रहते हैं, क्या करते हैं, सब पता है। लेकिन आपकी रिसर्च से संबंधित वो डाटा नहीं, आपका रिसर्च संबंधित तो वो है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है वहां का। अब अगर आपने उन 100 लोगों का डाटा लीक कर दिया कि भैया यहां पर ये लोग रहते हैं, यहां पर ये लोग रहते हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, आपको बस ये रखना है कि इतने परसेंट लोगों ने ये कहा, इतने परसेंट लोगों ने कहा, ये नहीं बताना कि रमेश ने ये कह दिया था रिसर्च के दौरान, नहीं। परसेंटेज में बातें करनी है आपको, डाटा में बातें करनी है, ना कि व्यक्ति के नाम लेकर। तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी है कि जब आप वोटर्स से उनका ओपिनियन पूछो तो उनकी उनकी पहचान को गोपनीय रखो। ऐसा ना हो कि फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से फोन करके परेशान करके कि भाई तुम तो ज्यादा ही बोल रहे थे अपने सर्वे में, इंटरव्यू में। देन प्रॉपर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं पर इंटरव्यू कर लिया, कहीं पर कुछ कर लिया, कहीं पर कुछ कर लिया, ऐसा ना हो। क्लियरली डाटा कैसे कलेक्ट होगा उसका आपको पता हो, क्लियरली आप डाटा कलेक्ट करो, रिलायबल सोर्स से डाटा कलेक्ट करो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं पर राह चलते से डाटा पूछ लिया, नहीं। डाटा वहीं से लो, उसी से पूछो जो कि एक प्रकार से वैलिड सोर्स वाला हो, रिलायबल व्यक्ति हो कि हां ये व्यक्ति इस बारे में जानकारी रखता है, ये व्यक्ति इस फील्ड का है, या फिर ये व्यक्ति जेन्यून है। ऐसा नहीं कि झूठ बोलेगा, मन का पागल है, ऐसा नहीं। वो रिलायबल होना चाहिए डाटा। ठीक है, कि इलेक्शन का डाटा आपने अगर किसी थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन से उठाया है तो बेकार हो सकता है, लेकिन अगर आपने इलेक्शन कमीशन से उठाया तो वो रिलायबल है डाटा, उस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे आप में जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो न्यूज पढ़ते हैं, अब सारे न्यूज कहां से आती है? सारी न्यूज आती है गवर्नमेंट के पीआईबी से। तो पीआईबी रिलायबल है, आप उसको पढ़ोगे तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं आप, क्योंकि रिलायबल है, वो गलत नहीं हो सकती। ताज, आज तक वगैरह गलत हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं होती। अब देखो ये हमारी गुड प्रैक्टिस है, और इसका पूरा उल्टा ही हमारा बैड प्रैक्टिस में आ जाती है। बैड प्रैक्टिस आर अनएथिकल एंड अनसाइंटिफिक एक्शंस दैट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिसर्च। तो इस प्रकार से यहां पर कौन कौन सी है? पहला भैया प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म तो साहित्य चोरी की, आपने किसी का डाटा उठाया, किसी की रिसर्च उठाई और अपने नाम पर पब्लिश कर दिया, क्या चोरी कहलाती है। कि आपने किसी और का कार्य बिना उसे श्रेय दिए कि भैया उसने कार्य किया था या फिर उसने ये बात कही थी, बिना वो श्रेय दिए आपने उससे उठा लिया। जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने अगर कहा कि कार्ल मार्क्स का कोई बात कहता है और आपने ये बात ना लिखी कि ये बात कार्ल मार्क्स ने कही, आपने खुद से लिख दी, तो भैया क्या होगा कि इसे कहते हैं साहित्य चोरी करना। भाई कही तो उसने थी, आप क्यों कर रहे हो? अब आप बोलोगे सर इसका क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों रोकते हैं इसको करने से? तो ये ऐसे इसलिए रोकते क्योंकि देखो उस व्यक्ति ने काम किया है। अब वो दिख गया यार किसी और व्यक्ति ने मेरी बात को अपने शब्दों में कह दिया, तो भाई मेरे तो कहने का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे काम की तो चोरी कर ली गई, मुझे तो रिकॉग्निशन नहीं मिला, दूसरों को मिल गया तो गलत है। जिसने काम किया उसको मिले। अब आप बोलोगे सर मेरी बुक में फिर उसे कैसे पहचान मिलेगी? तो पहचान ऐसे मिलेगी कि जब आप लिखो कि फलाना ने, रमेश ने, सुरेश ने ये कहा था, तो लोग सोचेंगे रमेश कौन था। फिर वो आपके साइटेशन में जाए कि पीछे की आपने कौन सी बुक पढ़ी है, उसमें जाकर दिखाएं कि सुरेश ने ये बुक लिखी थी, तो उसको बुक को पढ़ेंगे तो ऐसे क्या उसको जानकारी मिलेगी, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, हाँ उसने काम किया था, उसी के नाम पर उसकी बातें आ रही हैं। एग्जाम्पल की कॉपी एनालिसिस ऑफ इंडियन इलेक्शन फ्रॉम अ बुक विदाउट साइटेशन, कि आपने किसी एक बुक से डाटा उठाया और बिना उस बुक का नाम लिखे कि बताए आपने उसको छाप दिया, गलत है ये। प्रभाव से क्या पड़ता है? प्रभाव से क्या पड़ता है कि क्रेडिबिलिटी गिर जाती है, आप पर विश्वसनीयता गिर जाती है कि आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा तो फालतू का डाटा कहता है। जैसे होता है ना कि हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है झूठ बोलता है अक्सर, तो उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम ही नहीं किया है, झूठ ही झूठ बोलता है वो, तो क्रेडिबिलिटी कम होती है। डाटा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, ये वही है कि आपने सही डाटा ना लेकर अल्टर्ड डाटा लिया है, कि आपने मनगढ़ंत डाटा बना दिया और उसको पब्लिश कर दिया, उसको पेश कर दिया। ये क्या मनगढ़ंत है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे उल्टे सीधे परिणाम निकल कर आएंगे। कि आपने क्या क्या सर्वे करने जाना था आपको 16 होगा, लेकिन आप आलकस के चलते नहीं गए, आपने घर बैठे हो सर्वे कर दिया और बोला कि सर मैंने 3-4 महीने लगाए और सर्वे करके आ गया। अब आपके टीचर को तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि भैया गलत हो गया। अच्छा, उसको कैसे पता लगेगा? अगर किसी और ने सेम रिसर्च कंडक्ट करी और उसका कोई और परिणाम निकल कर आया, तो भैया क्रॉस चेकिंग में आप फंसोगे कि भैया आप तो झूठ बोल रहे थे, ये तो डाटा है ही नहीं। तो ये नहीं करना है। देन बाइस एंड सब्जेक्टिविटी, की आपको एक तरफ झुकाव नहीं रखना है, पक्षपात नहीं करना है, और भेदभाव ये नहीं करना है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं तो बीजेपी की कोई सी पॉलिसी का मैं विरोध नहीं करूंगा। अरे भैया आप रिसर्चर हो, आप
जानकारी बना रहे हो तो आपको तो निष्पक्ष होना पड़ेगा। आपके लिए क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस। तो इस प्रकार से रहना है, आपको पर्सनल व्यू नहीं रखना है, आपको अपना साइंटिफिक व्यू रखना है, एकेडमिक व्यू रखना है। देन इनकम्प्लीट और पुअर रिसर्च डिजाइन, कि आपने क्या किया, रिसर्च शुरू कर दी लेकिन आपको अभी तक क्लियर ही नहीं है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, कौन कौन से मेथड आप अपनाओगे, कौन कौन सी रिसर्च टाइप आप इस्तेमाल करोगे, कौन कौन से टूल्स आपके होंगे, सर्वे करोगे, इंटरव्यू करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं पता। कितने लोगों से पूछोगे ये भी नहीं पता, कितना सैंपल इकट्ठा करोगे वो भी सही से नहीं पता। तो क्या पुअर डिजाइनिंग है। या फिर आपने रखा कि मैं तो लाखों लोगों की करूंगा, ऐसे होता है ना कि भैया नया नया नए नए तरीके जब आते तो कोर्ट कहते कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो 1,000 लोग 2,000 लोग की करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो क्या पुअर रिसर्च डिजाइन है कि आपने किया तो है, मतलब चीजों को लेकर चले हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है, सही से अरेंज नहीं की गई चीजें। इससे क्या होता है कि सही रिजल्ट निकल कर नहीं आते। फिर क्या कि आपको 1,000 लोग करने, तो आपने सही व्यक्ति से रिसर्च ना करके, सही व्यक्ति से डाटा ना लेकर आपने रैंडमली घूम रहे हो ऐसे ही गली में, तो गलत हो जाएंगी चीजें वो। देन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, अब देखो डाटा जो निकल रहा है उसे आप गलत तरीके से व्याख्यात ना करें। गलत तरीके से व्याख्यात करोगे तो भैया कंक्लूजन और रिजल्ट गलत ही आएंगे आपके, सही नहीं आएंगे बिल्कुल भी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि आपने डाटा कहां से उठाया है, कौन सी वेबसाइट से उठाया है। आप अगर इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे आप पर भरोसा किया जाएगा। भैया जो आपको पढ़ रहे हो आपको चेक करेंगे ना कि आपने सही से क्या नहीं किया है ना, कहां से उठा रहे हो, कौन है आपका सोर्स जो ऐसी आप क्लेम कर रहे हो, बातें कह रहे हो। तो आपको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। देन इग्नोर एथिकल स्टैंडर्ड्स, के एथिकल स्टैंडर्ड जैसे कि हम वही कि भैया जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी लीक कर देना, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक कर देना, मिसकंडक्ट करना, जोर जबरदस्ती किससे डाटा लेना, है ना, बंदूक की नोक पर डाटा लेना किसी से, ये गलत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने बैड और गुड प्रैक्टिस के बारे में जान लिया है, और यहां पर आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। और इसके बाद आपके लिए कुछ मॉड्यूल्स आते रहेंगे इसमें कि आईआर में रिसर्च का टॉपिक ये है तो क्या रिसर्च डिजाइन बनेगा, क्या हाइपोथेसिस बन सकती है, इससे क्या रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं, इस प्रकार से देखने वाले हैं हम। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपके पास इस कोर्स में साइड में डाउट सेशन भी है, डाउट सेक्शन भी, जहां पर आप डाउट लिख सकते हो, मैं उसको क्लियर कर सकता हूं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आप वहां पर डाउट लिखिए और उसका फिर आंसर किया जाएगा, एक प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग वो हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स,